नमस्ते सर। मेरा काम आयुर्वेदा पे है। मैं आयुर्वेदा को अपत्य आहार के साथ मिलाकर पढ़ना चाह रही हूँ और आजकल की जो जनरेशन है उसको पथ्य और अपत्य आहार के बारे में जानकारी देना है। हमें हमारे प्रोजेक्ट का काम यही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों का क्या रोल है? आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ में से एक आहार एक उपस्तंभ है। उससे मतलब हेल्थ को मेंटेन करने में और डिजीज को ठीक करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सर पथ्य और अपत्य आहार क्या होता है? अगर किसी को जो साइंस ना पढ़ा हो, जिसको इसकी जानकारी ना हो, हम उसे कैसे समझाएंगे? पथ्य का मतलब बेसिकली जो हमारे रक्त रस और रक्त वाहिनी है ना, उनको खोल के रखना, ऐसा खाना खाना उसको पथ्य बोलते हैं, जो उनको रुकावट पैदा करे या तो सर पथ्य और अपत्य आहार सबके लिए एक जैसे होते हैं? ये प्रकृति के अनुसार होते हैं, प्रकृति के अनुसार और अग्नि के अनुसार और देश के काल के अनुसार। मतलब किसी के प्रकृति अगर बात है तो उसको कुछ अलग सूट करेंगे, एक प्रकृति है तो उसको अलग सूट करेगा। कोई ऐसे बिल्कुल राजस्थान जैसे ड्राई स्टेट में रहता है तो वहाँ उनको अलग फूड हैबिट्स और अलग सूटेबिलिटी होगी उनकी, और कुछ कोस्टल रीजन में रहते हैं तो उनके लिए सूट। सब मान लीजिए कोई व्यक्ति हरियाणा में पला बड़ा हो और बाद में कोई केरला जाके अगर वो रहने लग जाए तो उसको किस तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? उसको फिर कोस्टल रीजन वाले खाने चाहिए। जैसे अभी कुछ एरिया जैसे कोस्टल रीजन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है इस टाइप का, या राजस्थान में है, तो आपने देखा होगा कि उनके पहले से ही वो आटे में थोड़ा नमक डाल के खाते हैं। और जो ऐसे हरियाणा पंजाब ये लोग नहीं डालते ऐसे मतलब आटे में नमक डाल के रोटियां नहीं बनाते, तो उनको नमक की सोडियम की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो पहले से ऐसे। फिर ऐसे फर्मेंटेड फूड भी जैसे खाते हैं ज्यादातर कोस्टल में, डोसा इडली इधर। तो क्या सर उसकी प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बचपन से अभी तक उसने एक तरह का खाना खाया हो और अब वो कहीं और जाके रहने लगा तो कुछ और खा रहा है? नहीं, उस पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर हम वैसा ही वहां पे भी रखेगा तो फिर ज्यादा चांसेस है बीमार होने के। उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो सर अग्नि क्या है आयुर्वेद के अनुसार? अग्नि ये है कि जो भी हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी के यूज के लायक बना दे, उसको अग्नि बोलते हैं। और ना सिर्फ यूज के लायक बनाए, पहले एब्जॉर्प्शन हो, फिर उसका जो तोड़ता है धातुओं में, अलग अलग महाभूतों में, और फिर उसका एसिमुलेट करवाता है, मतलब धातुएं बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में अग्नि काम आती है। 13 प्रकार की अग्नि है, कोष्ठ अग्नि और 5 महाभूतों की और 7 सब धातुओं की अग्नि। सर अग्नि के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, जैसे कि पथ्य और अपत्य आहार का अग्नि पे क्या प्रभाव पड़ता है? पथ्य का अगर अग्नि अच्छी हो तो अपथ्य भी खाएं तो भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं देता। अगर अग्नि कमजोर है तो फिर हमें पथ्य भी मतलब सोच समझ के और ऐसे अग्नि के अनुसार ही खाना पड़ता है, ताकि अग्नि हमारी ठीक रहे और वो उस जो भी हम खाते हैं उसको यूज करने के लायक बना के डाइजेस्ट कर पाए और उसको यूज कर। किसी की अग्नि अच्छी है या बुरी, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका ये बहुत ही सिंपल सा तो ये है कि अगर हम किसी बड़ा ज्यादा खाना खा लिया हमने और फिर अगले टाइम पे भी ठीक भूख लग जाती है तो मतलब अच्छी है। अगर एक बार खा के फिर अगले टाइम पे भूख नहीं लगती तो इसका मतलब उसकी अग्नि कम है, मंद अग्नि है। सर आपने थोड़ी देर पहले प्रकृति का जिक्र किया था, तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति बेसिकली जैसे वात पित्त कफ, हमारे यहाँ 3 दोष है जिससे पूरी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल स्टेट्स और डिजीज को हम ऐसे समझते हैं और उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली। तो उसका एक पैटर्न है सिम्टम्स का, जैसे वात वाले का बिहेवियर कैसा रहेगा, उसके बोलने का ढंग कैसा रहेगा, उसकी स्किन का टेक्सचर कैसा रहेगा, आंखें कैसी रहेगी। तो ऐसे कुछ एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे ऐसे पित्त का कफ का इनका एक क्वेश्चनर टाइप बना के उसका एक प्रकृति निकालते हैं, इवेल्युएट करते हैं बेसिकली। ये हमारे बेसिकली इननेट नेचर को बताता है कि कौन सी नेचर है हमारे इनमें से, और उसके अनुसार एक खाना पीना रखेंगे, उसके अनुसार हम लाइफस्टाइल रखेंगे और उसके अनुसार हम सोने का भी अपना पैटर्न ठीक रखेंगे तो बीमारियां कम होती हैं। जैसे अगर वात वाला आदमी है तो उसको 5-6 बार छोटे छोटे मील खा सकते हैं, क्योंकि उसकी अग्नि ज्यादा नहीं होती, तो छोटे छोटे मील खाएगा तो अच्छा रहता है। ऐसे पित्त वाले की अग्नि क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, वो भी बहुत ज्यादा गैप रखेगा तो उसके स्टमक में की लाइनिंग जलने लगती है, तो उसको भी थोड़ा ऐसे करना चाहिए। लेकिन कफ वाले अगर बार बार खाएगा तो उसको फिर फैटी लिवर या डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज या ओबेसिटी ये सब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर आज के समय में जैसे कई तरह के लोग व्रत करने का तरीका नया नया ढूंढते हैं, जैसे जेंजी लोग हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत मानते हैं, तो क्या आयुर्वेदा के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है? मतलब कुछ लोग 6 घंटे में खाएंगे, कुछ 12 घंटे बाद अपना कुछ खाएंगे। वही बता रहा था। देखो अगर कफ वाला आदमी 12 घंटे 14 घंटे भी नहीं खाएगा तो अच्छा रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन वात वाला अगर जैसे रात में नहीं खाएगा तो अच्छा रहेगा,
दिन में अगर ऐसे ज्यादा गैप रखेगा तो ठीक नहीं रहेगा। ट्रेडिशनल खाना है और आसपास के रीजन का खाना है, वो भी हमारे दोष को प्रभावित करता है। दोष को तो कोई भी खाना खाएंगे तो प्रभावित करता ही है वैसे, लेकिन अगर हम दोष के को ध्यान में रखते हुए खाएंगे, उसको संस्कारित करके खाएंगे तो फिर कम इफेक्ट करते हैं। सर हम किसी को कैसे समझाएं कि आपको ये क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? मेरे ख्याल से उसके लिए तो एक फिजिशियन से प्रकृति को एनालाइज करवा के और फिर उससे अपने डाइट जो हम लेते हैं उसमें क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, ऐसे वो समझा सकते हैं। सर प्रकृति का मतलब जजमेंट हमें कब करना चाहिए? बचपन से ही शुरू बचपन से होना ही कर लेना चाहिए? चाहिए, बचपन से ही कर लेना, ताकि फिर डिजीज से बचा जा सके, बहुत सारे डिजीज से बचा जा सके। और सर आयुर्वेदा में एक होता है विरुद्ध आहार, वो क्या चीज है? विरुद्ध आहार है कि जो आपस में मिलके कुछ टॉक्सिन्स क्रिएट कर देते हैं उनको विरुद्ध बोलते हैं। जैसे मूली के साथ दूध की चीजें, वो आम लोगों को सब पता ही है पहले, फिश के साथ कोई दूध का आइटम ना खाएं। सर आजकल के लोग जिम में जाते हैं, अलग अलग चीजों को मिक्स करके प्रोटीन शेक बनाते हैं, सैलेड्स बनाते हैं, उनमें भी अटपटे कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या ये सही है? खट्टे फ्रूट्स को दही के साथ खाना, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते तो हैं। सर जैसे एक और चीज है कि हम दूध को दही खट्टे चीजों के साथ खाते हैं या दही को भी नमक के साथ खाते हैं, इसका आयुर्वेद में प्रबंध? दही को कुछ सीजन में खा सकते हैं नमक के साथ, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए। सीजन का और प्रकृति का उन सब का ध्यान रखो, नहीं तो फिर सूजन वूजन आ जाते हैं उससे बॉडी में कहीं। और सर काल भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जिस टाइम पे हमारी अग्नि ज्यादा अच्छी रहती है तो अच्छे उस टाइम पे खाएंगे तो ठीक रहता है। जैसे दिन में खाएंगे, दिन में ज्यादा खाएंगे या सुबह खाएंगे, तो रात को अगर लेट नाइट खाएंगे तो फिर अग्नि थोड़ी कम काम कर पाती है, तो फिर डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता। ठीक से नहीं होगा तो फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। सर एक कहावत है जैसे कि सुबह सुबह एक राजा की तरह खाना चाहिए, दिन में राजकुमार की तरह और रात को रंक की तरह, इसका आयुर्वेद से क्या संबंध है? संबंध अग्नि से ही है। मतलब अग्नि सुबह सुबह हमारी ठीक होती है, अगर शाम को खाया तो रात को पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है फूड, तो हम सबसे ज्यादा अच्छा भी मतलब हैवी फूड भी खा सकते हैं उस टाइम। तो और फिर दोपहर में थोड़ा कम और रात को बिल्कुल कम। और सर ऋतुचार्य का क्या फर्क पड़ता है? सीजन का ही है वो भी। मतलब जैसे हर एक कॉल में अपनी अग्नि का एक सर्दियों में जैसे अग्नि थोड़ी अच्छी हो जाती है, गर्मियों में कम रहती है, तो उसके अनुसार हम खाना रखेंगे तो ठीक रहता है। तो सर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो क्या सिर्फ वो दवाइयां लेके सही हो सकता है या फिर उसका आयुर्वेदिक आहार से भी उसका कोई फर्क पड़ेगा? अगर आयुर्वेदिक आहार ठीक रखेंगे तो बीमारी कम होगी और दवाइयों की कम जरूरत पड़ेगी, तो क्या तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि सिर्फ आयुर्वेदिक आहार लेके कोई बीमार मरीज ठीक हो सकता है बिना दवाई लिए? कुछ कंडीशंस में हो सकता है। जैसे मान लो आपको फैटी लिवर है, उसमें सिर्फ आहार का ध्यान रख लीजिए और डाइट कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। पीसीओडी है, वो उसको सिर्फ डाइट से ठीक कर सकते हैं। और सर जैसे आजकल हम बच्चों के या बड़ों के भी मानसिक संतुलन पे असर होता है, गुस्सा आना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी होना, इसका अपथ्य और पथ्य आहार से कोई संबंध है? बिल्कुल है। हमने एक तो जैसे घी को हमने बिल्कुल पॉइजन जैसा सोच लिया, तो उससे एंजाइटी और गुस्सा ये बहुत ज्यादा आता है। घी खाएंगे तो थोड़ा कम हो जाता है। सर घी तो ऐसे बोलते हैं, मतलब बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि घी से मोटापा होता है। नहीं, घी में अगर कुछ फ्राई करके खाएंगे, बहुत ज्यादा उसके साथ कोई मीठा खाएंगे मिला के, तो ही होता है। ऐसे घी अकेला खा लीजिए तो नहीं होता। आजकल अपथ्य आहार ज्यादा क्यों बढ़ गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा एक जैसे रिफाइंड ऑयल पहले होता ही नहीं था, अभी है। जी सर। अब धीरे धीरे नेचुरल की तरफ आ रहे हैं लोग। जी। जैसे जैसे नेचुरल की तरफ आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सर आप हाइब्रिड सब्जियों की बात कर रहे हैं, पर हाइब्रिड बीज भी सभी तो ये वीट वगैरह भी तो सभी हाइब्रिड। जी सर, तो हाइब्रिड कैसे नुकसान करता है? हाइब्रिड तो ये बोलते हैं विशेषज्ञ कि वो ज्यादा अच्छे होते हैं, उससे उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो हमें उत्पादन भी ज्यादा होता है, बॉडी के लिए कितना है उसके लिए टेस्ट नहीं किया उन्होंने कभी भी। तो मतलब ये हमें करना चाहिए, ये नया गैप है रिसर्च में। तो सर अपथ्य आहार मतलब किस लाइफस्टाइल को फेवर करता है? अपथ्य आहार देखो सभी बीमारियां क्रिएट कर सकता है। सर जैसे मान लीजिए आजकल जिसमें ऐसे एक कहावत है कि जो पथ्य खाता है उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है, जो अपथ्य खाता है उसको भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो जल्दी चला जाएगा ऊपर। सर जो आजकल फास्ट फूड का चलन है, सबको पसंद भी है, बच्चों को भी पसंद है, हम उनसे वो छीने क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से वो अपथ्य आहार है, तो हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि ये सब ना खाएं? दीजिए, घर में बना के अल्टरनेट दीजिए उसको।
फास्ट फूड का क्या पथ्य आहार हो नहीं, सकता है? आप जैसे फास्ट फूड का जैसे पिज़्ज़ा का हो सकता है, पराठे कोई भी एक चिल्ला बना के उस पे एक सब्जियाँ लगा के दे दीजिए। और सर मतलब आजकल जो हम लोग आमतौर नॉर्मली खाने में हमें लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो आयुर्वेद के हिसाब से अपथ्य हैं। ऐसे कुछ आहार के नाम आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे खाना खाते हुए दूध पीना, नॉर्मली लगता है ऐसे, लेकिन अपथ्य है। और खाने के तुरंत बाद 1-2 लीटर पानी पी लेना। पानी कब पीना चाहिए? पानी पीने का सही बीच में समय? थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिए या खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। और सर जैसे बोला जाता है कि दिन में खाना खाने के बाद सोना चाहिए, क्या वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसा दिन में सोने से मतलब रेस्ट थोड़ा बहुत नैप ले सकते हैं 5-10 मिनट का, लेकिन सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज़ का बहुत मेजर कॉज़ है वो। और आम बात जैसे एक डिजीज़ है मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जी तो सर। उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो दिन में सोना। सर मान लीजिए किसी को आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे पथ्य और अपथ्य के बारे में भी नहीं पता, हम उसे कैसे समझाएंगे कि उसे अपने रोज के काम धाम में या ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए और पथ्य और अपथ्य आहार का पालन बहुत करना सारी चाहिए? स्टडीज आई है, देखिए जैसे 2 डाइट वर्सेस 6 स्मॉल मील्स। एक स्टडी आई है, पूरे यूरोपियन यूनियन को स्टडी किया उन्होंने कि जो ऐसे हाइपरटेंशन में जो पथ्य का ध्यान रखते हैं या मतलब ऐसे जो जैसे जैसे बिल्कुल जैसे नमक कम कर देते हैं बिल्कुल या ये कर देते हैं, तो उनका क्या हालत है, उनका मतलब बहुत सारी रिसर्च सर्वेज आ रहे हैं, उनको स्टडी कर दिखा देंगे। तो उसको अगर शुरू करना होगा तो उसे सबसे पहला क्या बदलाव करना हो चाहिए? मेरे ख्याल से उनको पहले ना गूगल करके देख लेना चाहिए कि क्या-क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं करना चाहिए। वो सब अवेलेबल है, सब इन्फॉर्मेशन है उसमें। सर गूगल से अगर देखा जाए तो गूगल तो दोनों ही चीजें बता सकता है, अच्छी और बुरी, तो ये छांटना भी तो एक बात है। हम कैसे प्रचार करेंगे जो इस हमें चीज अच्छी का? लगे वो कर लेना चाहिए, जो बुरी लगे वो छोड़ देना चाहिए। सर अपत्य अपत्य खाद्य पदार्थ भी तो हमें अच्छे ही लगते हैं। उनको कम यूज़ करना चाहिए। सर आखिरी में मुझे आपसे बस ये पूछना है कि एक वाक्य में अगर पथ्य और अपथ्य आहार का आप रोल बताएंगे आज की लाइफस्टाइल में और हेल्थ केयर में, तो क्या होगा? पथ्य के अगर हेल्दी रहना है तो आपको पथ्य खाना चाहिए प्रकृति के अनुसार, काल के अनुसार, है ना? और अग्नि के अनुसार। जी सर, धन्यवाद।